बड़े जो होते हैं ना, हमेशा अपने से जो दूसरी पीढ़ी वाले को बड़े, अरे ठीक है यार, तुमने नाम डुबाना ही है ना। संस्कार ही खत्म हो गए तुम लोगों के। और सबसे चिंता की बात यह है कि हम वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि अगला क्या होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पश्चिम में हमें लगातार इस तरह की सीख दी जाती रही है और अब भी दी जा रही है, जो शॉर्टर वर्जन की सीख है, खुद इतने मोटे मोटे नॉवेल लिखेंगे और खूब धड़ल्ले से कॉफी शॉप में बैठ के वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इवन यूएसए हो, वहां पढ़ेंगे। जब उन्होंने एक रैली में इस बात को कहा और ट्रंप की पार्टी ने उसको लगातार फैलाया वहां सोशल मीडिया पे, वो उनके हार का कारण बना। जो मुझे आप प्रोवोक कर रहे हैं, ई बुक्स का जमाना है। ई बुक से, तकनीक से किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और जो हड़बड़ाहट में लोकप्रियता के लिए, हिट्स के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, मैं जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग अपना पर्सनल स्कोर सेट करने के लिए करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग सांस्थानिक तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। ये एक गलती हुई है, उस गलती का परिमार्जन करना होगा, लेकिन समाज को भी पुस्तकों की ओर लौटना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर लगाना ये क्या आज मुश्किल हो गया है क्या? और इसीलिए इसके लिए एक सामूहिक आदत लगाने का एक अभियान करना चाहिए क्या? आज एक बहुत ही अच्छा संयोग है कि मैं स्वयं अनंत विजय जी के साथ बैठा हूँ। अत्यंत वरिष्ठ पत्रकार, विचारक, लेखक। तो स्वाभाविक रूप से विषय तो इसी के बारे में होगा, साहित्य, वाचन, वाचन संस्कृति, इसके लिए क्या करना है। तो शुरू में मैं एक दो तीन पॉइंट्स आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा, जिसके ऊपर मैं अनंत विजय जी से कुछ मार्गदर्शन, दिशा, कुछ उनके मन में, उनके बारे में क्या विचार आते हैं, ये आप सभी के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। हम सभी को मालूम है कि थॉट्स कैन चेंज द वर्ल्ड, लेकिन वो थॉट्स जो ओरिजिनेट होते हैं अपने मन मस्तिष्क में, वो होते हैं बड़े बड़े व्यक्तियों से मिलने से या पुस्तकों से। और उसमें भी स्थायी भाव है पुस्तकों का, क्योंकि बड़े व्यक्ति कितना समय मिलेंगे। बुक्स आर आवर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। तो ये विचार मन में उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ, टाइम टेस्टेड जरिया है। लेकिन ध्यान में आ रहा है कि वाचन संस्कृति कम हो रही है क्या? लोग तो कह रहे हैं, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये तो आजकल पढ़ते ही नहीं है, वो तो डिजिटल में फंसे रहते हैं। मेरे मन में आनंद जी दो तीन कारण मेरे मन से आते हैं, आप उसको बाद में बताइए। सबसे पहला कारण मुझे जो मन में आता है कि भारत में वाचन की शुरुआत माता पिता अपने बच्चों को बचपन से नहीं करते, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरा, भारत में रीडिंग इज अ टास्क, नॉट अ डिलाइट। यह कारण है क्या? अच्छा, तीसरा, क्या पढ़ना? जो परीक्षा में पूछा जाए उतना ही पढ़ना, तो बाकी एंटरटेनमेंट इज डिजिटल, एंटरटेनमेंट इज पिक्चर, एंटरटेनमेंट इज नॉट रीडिंग। ये भी एक भाव सबके मन में आ रहा है। और तीसरा कारण है कि स्वयं माता पिता पढ़ते हुए बच्चे नहीं देखते हैं। कई बार मैं फैमिलीज में जाता हूं तो माता पिता मुझे कहते हैं कि मिलिंद सर, मैं मेरे ये चौथी तीसरी में जाने वाले लड़के को इतना बोलता हूँ पढ़ पढ़ पढ़, वो सुनता ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि बच्चे कभी भी सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। और क्या आपके बच्चे ने आप दोनों को पढ़ते हुए देखा है क्या? तो ये कोई मुझे कारण मेरे मन में आता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये कारण पर अगर हम गौर करें तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ शायद जा सकते हैं, जिसमें साहित्य का एक बड़ा रोल हो सकता है। प्लीज।
आ, धन्यवाद मिलिंद मराठे जी, आपका सानिध्य मुझे मिला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और धन्यवाद करता हूँ भारत लिटरेचर फेस्टिवल का भी, कि भारत लिटरेचर फेस्टिवल ने एक ऐसे विषय पर आज हमारे और आपके बीच चर्चा रखी है जिस पर मुझे लगता है कि समाज जीवन में बहुत चर्चा होनी चाहिए। आज आज और ये मैं सफलता मानता हूँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इस बार के विश्व पुस्तक मेले में जो आयाम आप लोगों के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है, तो मैं आपको और आपकी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपने पुस्तक मेले को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयत्न किया। और अब जो पठन पाठन की संस्कृति की बात आप कर रहे थे, उससे ही जुड़ती है आपकी चिंताएं। जो पढ़ने की, असल में क्या होता ना, हमारी पीढ़ी या हमारे बाद की पीढ़ी या कुछ जो तथाकथित बौद्धिक लोग हैं, वो हमारे युवाओं को पता नहीं क्यों कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन स्पैन कम हो रहा है, 3 सेकंड हो गया है, ये पीढ़ी इंस्टाग्राम की पीढ़ी हो गई। अरे भाई, इंस्टाग्राम की पीढ़ी हो गई ठीक है, मानता हूँ, पर कोई मुझे वैज्ञानिक सर्वे तो दिखा दो जो ये बता सके कि हमारा युवा उसी तरफ प्रवृत्त हो गया है। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो युवा हैं, मैं जेन जी नहीं कहता हूँ, हमारे जो तरुण हैं, हमारे जो तरुणियाँ हैं, हमारे जो किशोर हैं, किशोरियाँ हैं, सब असल में होता क्या है, क्षमा करिएगा आप, बड़े जो होते हैं ना, हमेशा अपने से जो दूसरी पीढ़ी वाले को बड़े, अरे ठीक है यार, तुमने नाम डुबाना ही है ना, संस्कार ही खत्म हो गए तुम लोगों के। उनकी चिंता अपनी जगह उचित है, मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनकी चिंता है ये, वो हेय दृष्टि से नहीं देखते हैं। उनको एक ऐसी चिंता सताती है कि नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो ठीक से काम करे। मैं वापस पठन पाठन की संस्कृति पे आता हूँ। ये अब वेस्ट हमें सिखाता है कि हम शॉर्टर फॉर्मेट देखना चाहते हैं। वेस्ट हमें बताता है कि छोटे छोटे उपन्यास लिखो, है ना, वो पढ़े जाएंगे, छोटी कहानियाँ लिखो, न्यूज़ 3 मिनट में बताओ, है ना, 1 मिनट में बताओ। अरे क्यों? ये 8-8 एपिसोड के वेब सीरीज मिसेस देश पांडे कौन देख रहा है? क्या सब 60 साल से ऊपर वाले देख रहे हैं? क्या उनके लिए बन रहा है? या हमारे किशोर भी देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं, तरुण भी देख रहे हैं, तरुणियाँ भी देख रही, सब देखते हैं, तभी कोई ऐसा कार्यक्रम हिट बन। और पश्चिम वाले ये बता रहे हैं कि छोटा लिखो, जो खुद इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में लॉन्गर फॉर्मेट भी है। महर्षि वाल्मीकि के अगर आप महाभारत ही देखें तो 6 खंड भी है, 3 खंड भी है, 1 खंड भी है, गुटका संस्करण भी है, छात्रोपयोगी संस्करण भी है। हमें किसी से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ अपने जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है। जो सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त वो समाज जीवन में, वो ये है। ये जो मेरे हाथ में 8 इंच का एक डिवाइस है, ये चिंता बड़ी चिंता है। ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, ये हमारे दैनंदिन जीवन को प्रभावित कर रहा है, और ये हमारे पठन पाठन की आदत को प्रभावित कर रहा है। यहाँ जो लोग इंस्टाग्राम पे होंगे, और अब तो एक्स और फेसबुक ने भी वो उपलब्ध करा दिया है, 1.5-2 घंटे बाद पता चलता है कि हमारे 1.5-2 घंटे बीत गए इसमें रील स्क्रॉल करने में। और सबसे चिंता की बात यह है कि हम वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि अगला क्या होगा। तो हमारे जो डाइजेशन की सिस्टम है, हमारा जो बौद्धिक मानसिक खुराक है, उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तक पढ़े। अभी मैं जब चर्चा हो रही थी तो सर को मैं बता रहा था, मैं अभी ग्वालियर से शताब्दी से लौट रहा था, मेरे साथ की सीट पर एक युवा माँ अपने 3-4 साल के बेटे के साथ बैठी थी, और वो बहुत तंग कर रहा था, जैसे बच्चे करते हैं। परेशान होकर उसने 2 झापड़ रसीद किए तो जबरदस्त, और कहा मैं इतनी देर से तुम्हें फोन दे रही हूं, तुम फोन से खेलो। अब मैं बहुत जज्ब किया अपने आप को कि मैं अगर उनका वो रौद्र रूप न देखा होता माता जी का, तो शायद मैं ये कह देता कि इसको मोबाइल क्यों दे रही हैं। लेकिन उनके उस रूप को देखने के बाद मैं संयमित बैठ गया। मैंने कहा बेटा मोबाइल से खेल लो।
तो ये जो हमारा समाज है ना, ये जो कथा वाचन की परंपरा हमारे समय से थी, जब हम दादा दादी नानी की कहानियां सुनते थे, बीच में एक ऐसा दौर आया सर, हमें ये बताया गया, अरे भाई हस्बैंड वाइफ अकेले रहो, सुखी रहोगे, कहाँ सासवास के चक्कर में पड़ रहे हो यार। तो वो जो पश्चिम का अंधानुकरण करते हुए हमने अपने परिवार नाम की संस्था को न्यूक्लियस फैमिली, क्या परमाणु, क्या अणु, अणु रेणु जो भी कहिए, लेकिन ये अणु जो है ना, ये कभी कभी बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट भी देता है उसका। वही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हमारा पड़ा। आज मैं संयुक्त परिवार में पला, पता ही नहीं लोगों को कि कैसे पल जाते हैं बच्चे, कैसे कहानियां सुनते हैं एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे के रिश्ते को समझते हैं। अब तो न परिवार बचा। अब आप कह रहे थे ना कि पढ़ते हुए देखना, अरे जब एक ही घर में 4 लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और चारों व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं, ये स्थिति भी देखी है हमने। ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। कोई मशीन खराब नहीं होता, उसका उपयोग खराब करता है हमें। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पश्चिम में हमें लगातार इस तरह की सीख दी जाती रही है और अब भी दी जा रही है, जो शॉर्टर वर्जन की सीख है, खुद इतने मोटे मोटे नॉवेल लिखेंगे और खूब धड़ल्ले से कॉफी शॉप में बैठ के वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इवन यूएसए हो, वहाँ पढ़ेंगे। दूसरी बात कि हमें थोड़ा सा धर्म से विमुख करने का प्रयास किया गया। मैं उपासना पद्धति में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल कंट्री माना जाता है, बहुत प्रोग्रेसिव भी है, बहुत समाज में खुलापन भी है, बहुत आधुनिक भी है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति सिर्फ एक लाइन के पर चुनाव हार जाता है जब कमला हैरिस ये कहती है, हाउ डेयर यू विश मी मेरी क्रिसमस। जब उन्होंने एक रैली में इस बात को कहा और ट्रंप की पार्टी ने उसको लगातार फैलाया वहां सोशल मीडिया पे, वो उनके हार का कारण बना। आज पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, संयुक्त परिवार की ओर लौट रहा है। आप देखिए, हमारे यहाँ क्या क्रच बनवा दीजिए, हमारी सरकारें भी बहुत खुश होती हैं। आज फलाने मिनिस्ट्री में क्रच का उद्घाटन हो गया, भाई साहब बच्चे वहां पलेंगे। ओवल ऑफिस में हमने एलॉन मस्क को देखा अपने 3 बच्चों के साथ खेलते हुए, काम कर रहा है वो। जेडी वांस जहां जाते हैं, मोदी जी भी उनके बच्चे को खिला रहे थे, 3 बच्चों के साथ आया था, राजकीय दौरा था उनका। तो अपने बच्चों को अपने से दूर कहने का मेरा आशय राजनीति बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये समझाना है कि जब पूरी दुनिया अपने जड़ों की ओर लौट रही है, जब बच्चों से प्यार करने की ओर बढ़ रही है, हम ये कहते हैं हम इसको बोर्डिंग स्कूल में भेजने क्या। एक जमाने में बोर्डिंग स्कूल का ऐसा चलन हो गया, वो तो शुक्र हम आमिर खान का कि तारे जमी पे बना दिया उसने, लोगों को थोड़ी बहुत चीज समझ में आई। और दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है बच्चों में ऑटिज्म, एस्पर्गस और जो उनके स्पेक्ट्रम में आने वाले अलग अलग तरह के, मतलब ये दिमागी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ वो है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका एक दूसरे से बात करने की जो प्रवृत्ति होती है या जो आदत डेवलप होनी चाहिए। कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ की होठ को देखकर सीखता है शब्द, कि कैसे वाणी निकलेगी, कैसे ध्वनि बनेगी। लेकिन अब तो मतलब कहते हुए मुझे बहुत संकोच होता है कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दो या टीवी चला दो। अब उस बच्चे को टीवी पर गाना देख के खाने की आदत हो गई, ना उसे कोई डांटने वाला है, ना उसे कोई फुसला के खिलाने वाला है, ना उसे कोई प्यार करके अरे भूख लगेगी तो खा लेगा। मेरा ये कहना है कि पढ़ने के पहले, सबसे पहले जो हमें करना चाहिए सर, वो ये करना चाहिए कि हमें परिवार की ओर लौटना चाहिए। जब हमारे बड़े बच्चों के साथ बैठ के बातें करेंगे, वहीं से कहानियों का जन्म होगा। अभी तो हम बात करने से ही हिचकते हैं, हम मॉडर्न समझते हैं कि हमारा बच्चा 8th में है एंड वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है।
थर्ड में है वो व्हाट्सएप, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, और इंस्टाग्राम और लॉलीपॉप दे रहा है। वो बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट अलग ले आया है, उस पर कंटेंट बच्चों वाले ही मिलेंगे। वो अपना बिजनेस कर रहा है, हम उसको मॉडर्निटी समझ रहे हैं। हम अपनी चीजों को ठीक से देखकर समझकर अगर परिवार में बच्चों तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है सर कि बहुत ही बेहतर स्थिति हमारे समाज में आएगी। और जो आज बहुत तेजी से महामारी की तरह ये ऑटिज्म और उससे जुड़ी हुई उसके स्पेक्ट्रम में आने वाली बीमारी कहना बिल्कुल गलत है, मैं क्षमा चाहता हूँ इस शब्द के उपयोग के लिए, जो विसंगति बच्चों के मस्तिष्क में पैदा हो रही है वो नहीं होगी, हमारे बच्चों का विकास होगा। आज स्पीच थेरेपिस्ट हो रहे हैं हमारे समाज में भाई, बोलना सिखा रहे हैं। क्या माँ के पास अपने बच्चों को बोलने की सिखाने की आवश्यकता होती थी हमारे समय में? बिल्कुल नहीं होती, बच्चा स्वयं सीखता था। लेकिन तब बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होता था। मेरा यही कहना है सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा है, लेकिन मैं थोड़ा सर आज के युवाओं की ओर से अगर प्रश्न करना चाहूँ तो वो कहते हैं कि ये वाचन का माध्यम अंतर हो गया है। एक जमाने में हस्तलिखित था, लोग हस्तलिखित पढ़ते थे। प्रिंटिंग प्रेस का अनुसंधान होने के बाद प्रिंटेड बुक आ गए, लोग वो पढ़ने लगे। फिर बाद में टेलीविज़न पर कुछ बात आ गई कि मुझे याद है कि जब टेलीविज़न आया तो लोगों ने कहा कि अब न्यूज़पेपर तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर तो 24 घंटे बाद बातमी बताता है। टेलीविज़न तो उसी वक्त और केवल वार्ताहर के दृष्टिकोण से नहीं, प्रत्यक्ष जो घटता है वो दिखाता है, तो न्यूज़पेपर तो बंद ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा करते 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 अगर आज हम डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल को और डिजिटल पढ़ने की हमारी आदत को गलत करके हमें कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? आपको क्या ऐसे लगता है कि हर बार एक 200 पन्ने का किताब लेकर पन्ने पलटकर और पेंसिल लेकर उसमें मार्किंग करके ही पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। हम फॉन्ट बड़ा करते हैं, वहाँ पे तो एक शब्द अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वहाँ लॉन्ग प्रेस करिए, उसके पैरेलल अर्थ बताता है। बुक पढ़ते हैं तो आपको डिक्शनरी लेकर आना पड़ता है। तो हम भी जो आज पढ़ रहे हैं वो उतना ही आप जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम डिजिटल पे पढ़ रहे हैं और आपने जिसका वर्णन किया ये मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो हम दुत्कारे जा रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि ये ऐसे आर्ग्यूमेंट को कैसे आप समझते हैं? देखिए, आप मुझे पता है डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे हैं, नहीं तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अध्यक्ष ऐसे प्रश्न करे तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे प्रोवोक करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रोवोक हो जाता हूँ। मैं किसी को किसी माध्यम से पढ़ने के लिए हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपने माध्यम का चुनाव करिए कि वो प्रामाणिक माध्यम है कि नहीं है। पढ़ाई के हैबिट में प्रामाणिकता सबसे आवश्यक चीज़ है। और जो बात आप कह रहे थे कि अखबार में, मैं उस दौर में अखबार के जर्नलिज्म कर रहा था और बदलते दौर में मैं प्रिंट को छोड़ के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हो गया। 12 साल मैंने टेलीविज़न में नौकरी की। सचमुच ऐसा कहा जाता था, लेकिन समाचार पत्रों ने उसको चुनौती की तरह लिया और उन्होंने अपने स्थानीय संस्करण शुरू कर दिए कि अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में 5 संस्करण हो गए। मध्य दिल्ली का अलग हो गया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और अब तो और भी थोड़ा हाइपर लोकल चले गए अखबार। तो दूसरी बात यह है कि अखबारों की प्रामाणिकता अब भी बची हुई है, जितने माध्यम हैं। और टेलीविज़न तो चलिए, टेलीविज़न तो अपनी जो भी गति है उसकी वहाँ स्थापित है, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे थे और जो मुझे आप प्रोवोक कर रहे हैं, ई बुक्स का ज़माना है। ई बुक से, तकनीक से किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तकनीक हमारे सामने आई एक ऐसी वास्तविकता है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम तकनीक से मुंह मोड़ लें, पर प्रामाणिक चीज़ों को प्रथम स्रोत तक पहुंचने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। और जो हड़बड़ाहट में लोकप्रियता के लिए, हिट्स के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, मैं जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि कुछ लोग
उसका दुरुपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग अपना पर्सनल स्कोर सेट करने के लिए करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग सांस्थानिक तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। तो पाठक होने के नाते आपको ये पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए। अखबार में क्या है, वहाँ एक संपादक नाम की संस्था बैठी हुई है जो इन चीज़ों को छलनी करती रहती है और फिल्टर लगाती रहती है। इस माध्यम में वो फिल्टर लगाने का दायित्व किसी एक पॉइंट पर नहीं है, कई सारे पॉइंट्स हैं। तो जब निर्णय लेने का अधिकार कई सारे पॉइंट्स को हो जाता है तो कभी कभार या बहुधा उसमें चूक होने की गुंजाइश होती है। मैं किसी माध्यम को निगेट नहीं कर रहा, बल्कि एक संपादक होने के नाते मैं आपसे और दर्शकों के सामने एक स्वीकारोक्ति कर रहा हूं। आज से 40 साल पहले समाचार पत्रों ने अगर युवाओं के लिए और बच्चों के लिए सामग्री देने और उनको अपने साथ जोड़े रखने का प्रयत्न किया होता तो आज पठनीयता की बात या कथा से जुड़ने की बात आप और हम यहाँ बैठ के नहीं कर रहे होते। ये एक गलती हुई है, उस गलती का परिमार्जन करना होगा, लेकिन समाज को भी पुस्तकों की ओर लौटना पड़ेगा। फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, आप पुस्तकें पढ़िए, आप ई माध्यम से पढ़िए या हार्ड बाउंड पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आवश्यक है। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अपने संस्कारों से, अपनी परंपरा से, अपनी पृष्ठभूमि से, अपने परिवार से जुड़ने की जो एक प्रविधि है और उसका लाभ है वो नहीं समझ पाए। नहीं, आपने ये दोनों बातें बहुत अच्छी कही कि पढ़ने की प्रामाणिकता अगर है तो माध्यम कोई भी होने से दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा अगले एक प्रश्न मेरे मन में जो आते हैं कि ये सब होने के साथ साथ रीडिंग कल्चर को सार्थक और ठीक बनाने का तो दायित्व सभी का है। हम कई बार ये कहते हैं कि ये दायित्व समाज का है। मुझे ये थोड़ा फेसलेस लगता है, समाज का है यानी टेंजिबल नहीं लगता जिसको मैं स्पर्श करूं। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि समाज मेरे दृष्टि से इसमें स्कूल क्या कर सकता है, इसमें कॉलेज क्या कर सकता है, इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, इसमें एनजीओज क्या कर सकते हैं, इसमें राज्य केंद्र सरकारें क्या कर सकती है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सार्थक, प्रामाणिक पढ़ने की ओर लौटे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो ये कि पठन पाठन की संस्कृति में जिसको स्पर्श करने की आपकी अपेक्षा है उस शीर्ष पर आप स्वयं विराजमान हैं। भारत सरकार ने आपको और आपकी संस्था को ये जिम्मेदारी दी है और आपके यहाँ इस काम बखूबी हो रहा है, मुझे मालूम है। लेकिन आपने उससे और आगे बढ़ा दिया कि सरकार से आगे जाके समाज जीवन में जो विभिन्न अंगों की बात आप कर रहे हैं उनका क्या दायित्व है। एक बहुत अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, यहाँ कुछ लोगों को, बैठे लोगों को मालूम होगा। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है और उसको भजनलाल शर्मा जी की सरकार जो राजस्थान में है उसी को उन्होंने भी लागू कर दिया। कल मेरी उत्तराखंड के राज्यपाल से बात हो रही थी एक कार्यक्रम में, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप भी अपने यहाँ करिए। ये नहीं है कि दैनिक जागरण के संपादक होने के नाते मुझे मेरे अखबार का लाभ होगा, नहीं, उस पूरी पढ़ने की संस्कृति का विकास होना चाहिए। अगर कोई समाज पढ़ने की संस्कृति से दूर जाता है तो उसका बहुत दूरगामी असर होता है। उसका असर सिर्फ समाचार माध्यमों पर और प्रिंट पर नहीं होगा सर, उसका जो यहाँ आप देख रहे हैं ये इस पर भी असर होगा। और मैं आज पहली बार मेले में आया, दीपाली जी के आमंत्रण पे आया, बहुत धन्यवाद आपका। अगर नहीं आता तो मैं ये दृश्य देखने से वंचित रह जाता। आज पुस्तक मेले में 70% युवा दिख रहे हैं मुझे और सबके हाथ में 2-2 बैग हैं। हिंदी के एक साहित्यकार ने कहा पर ये साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये इमैटेरियल है सर कि साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, जरूरी ये है और खुशी की बात ये है कि वो पढ़ रहे हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो साहित्य मन करेगा और आपके साहित्य में अगर दम होगा। गुनाहों का देवता की कोई ये नहीं हुई थी, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा,
रेणु जी ने परती परी कथा के लिए हाथी के दोनों साइड में पर्दे लगा के पटना की सड़कों पर प्रचार जरूर करवाया था, लेकिन अज्ञे की शेखर एक जीवनी की बहुत प्रशंसा नहीं हुई। और तो और चलिए मैं और आगे आता हूं। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ और एक पुस्तक मेले में तो लोग लाइन लगा के उसको खरीद रहे थे। आज भी स्थिति है, कई स्टॉल्स पे मैंने देखा कई युवाओं की किताबें। आप पाठकों के मन को पकड़ो, लेकिन मुझे लगता है जितना मैंने अभी प्रकाशकों से बात किया, आप सब लोग युवा भी बहुत सारी बड़ी संख्या में बैठे हैं यहाँ, आज का युवा कुछ प्रेरक, कुछ उनकी जिंदगी में प्लस करने के लिए सिर्फ फिक्शन में नहीं है, फिक्शन प्लस चाहिए उनको। आज अगर नॉन फिक्शन किताबें बिक रही हैं तो उसमें पाठकों की रुचि का बड़ा संस्कार है सर। आज वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर कर सके। तो और ये सब कुछ, ये सब जगह हो रहा है। कोई चैनल, जैसे कोई चैनल कहता है आपको रखे सदैव आगे, है ना, कोई कहता है सबसे तेज सबसे पहले, कोई अखबार हमारा जैसे कहता है पत्र नहीं मित्र, कोई अखबार कुछ और कहता है। वो सब लोग अब ये बताने की का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समाचार पत्र, समाचार प्लस मिलेगा उसमें। टेलीविजन चैनल्स में आपने देखा होगा एक्सप्लेनर्स का दौर चलाया है, आधे आधे घंटे का एक टॉपिक के एक्सप्लेनर्स आ रहे हैं। तो अब पाठक हमारा बहुत सचेत हो गया और उसको पता है कि क्या अपेक्षा आप करोगे और क्या आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है सर माध्यम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, परिवार के अलावा, समाज के अलावा एनजीओ को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। आपका प्रश्न था कि जो गैर सरकारी संगठन है उनको भी पठन पाठन के लिए आगे आना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास होने पड़ेंगे। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैंने अपनी 2 सोसाइटी में मैं रहा, दोनों में मैंने एक एक लाइब्रेरी खुलवाई। अभी भी वहाँ के बहुत सारे हमारे अंकल लोग चला रहे लाइब्रेरी को, लोग कम आ रहे हैं बावजूद इसके चला रहे, लेकिन अब 15 लोग की नियमित संख्या हो गई। ये बहुत मानता हूँ मैं इसको। 168 फ्लैट की सोसाइटी में अगर 15 बच्चे रोज आके पढ़ रहे हैं तो ये व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका प्रयास होना चाहिए। उसके बाद गैर एनजीओ को भी इसका प्रयास करना चाहिए। सरकारें तो जो होता है वो सरकार अपनी गति से चलती है, हमारे आपके कहने से नहीं चलती है। सर की जो अपेक्षा है कि कोई टेंजेबल या स्पर्श करने का माध्यम मिलेगा। सर उम्मीद बनाए रखिए, ऐसा समय भी आएगा। मैं अंतिम प्रश्नों की ओर मैं आ रहा हूं। आपने अभी कहा कि उन्होंने उनके सोसाइटी में एक लाइब्रेरी शुरू की और उसका बहुत लाभ हुआ। मेरे मन में एक अलग प्रकार का विचार आ रहा है। शायद इस देश का प्रत्येक युवा 31 दिसंबर को ये रात को तय करता है कि अगले दिन नव वर्ष से मैं एक्सरसाइज करूंगा, और सुबह बोलता है कि नहीं नहीं, अपना भारतीय नव वर्ष तो गुड़ी पाड़वा के समय है, तो और 3 महीने आराम कर लेते हैं। इसका अगर मैं एनालिसिस करूं मेरे मन में, और आपने जो अभी सोसाइटी में लाइब्रेरी का जो उदाहरण आपने बताया उसको अगर मैं जोड़ूं, तो मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी आदतें व्यक्तिगत स्तर पर लगाना ये क्या आज मुश्किल हो गया है क्या? और इसीलिए इसके लिए एक सामूहिक आदत लगाने का एक अभियान करना चाहिए क्या? जो एक दृष्टि से आपने किया कि आपने अपने सोसाइटी में लाइब्रेरी खुलवाई और कहा कि आओ सब मिलकर पढ़े, तो शुरू में लाज काज के कारण क्यों न ये जा रहा है इसलिए वो आना शुरू हो गया और उसको पढ़ने की एक रुचि उत्पन्न हुई। तो क्या आने वाले समय में हम सभी लोग, स्कूल कॉलेज एनजीओ सभी लोग, मास रीडिंग कैंपेन इस प्रकार का कुछ करने की आवश्यकता है क्या? जैसे आपने कहा, एक ही उदाहरण मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा कि घर के 4 लोग घर में बैठते हैं हॉल में और मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं। कैन वी नॉट रिजॉल्व कि एवरी वीक 3 डेज 30 मिनट्स खाना खाने के बाद सभी परिवार के लोग हॉल में आकर बैठे, टीवी वगैरह बंद करें, अपनी पसंद की किताब लेकर आए और 30 मिनट ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत आदत से सामूहिक आदत लगाने का ये प्रयास है। ऐसे मास रीडिंग कैंपेन की आवश्यकता होगी क्या? आपका क्या विचार है?
आप तो सर विदेश जाते रहते हैं। फ्रांस में हमने देखा है कि किस प्रकार से लोग सड़कों पर किताब लेके बैठे होते हैं, है ना। कॉफी शॉप में अगर आप देखिए तो फ्रांस में ये स्मार्टफोन बहुत कम लोगों के हाथ में देखा, सबके पास ज्यादातर बटन वाले फोन हैं और किताब। मैं फ्रांस का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं तो अपने यहीं के उदाहरण से कहता हूं। आपके प्रश्न में, आपकी चिंता में आपने उत्तर दे दिया है। इस सब का उत्तर है व्यक्ति से समष्टि की ओर। आप सामूहिकता की ओर चलें, आप सामाजिकता के, हमने उसी को छोड़ दिया सर। रीडिंग तो सेकेंडरी चीज है। जब आप सामूहिकता में कोई कार्य आरंभ करते हैं उसका सफल होना निश्चित है। आप व्यक्तिगत करते हैं तो आप फेल या पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आज सभागार में बैठे सभी लोग तय कर लें कि हमें पढ़ना है और इसमें से 10% लोगों ने भी पढ़ने का क्रम चालू रखा तो सफलता मिलनी तय है। क्योंकि हमारे अगर 150 करोड़ का 10% भी हो गया तो किसी भी इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा देगा। तो हमारे साथ ये दिक्कत है कि जब हम न्यूक्लियस परिवार की वकालत कर रहे थे, जब हम बहुत व्यक्ति केंद्रित समाज हमारा हो रहा था, जो कि हमारी संस्कृति और परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहां तो हमेशा से सामूहिकता की, सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ है, हमने उसको छोड़ा। तो और अब कहते हैं हम वो डिप्रेशन हो गया है, वो अकेलापन हो गया है। अरे अकेलापन तो आपने चुना है भाई, आपको आपके समाज ने नहीं दिया। आपने कहा है कि हमारे माँ बाप अलग फ्लैट में रहेंगे, है ना, तो आपको अकेलापन तो झेलना पड़ेगा। आपने तय किया है, आपने इसको चुना है, इसलिए हमारे समाज ने स्वयं किताबों से दूर जाना चुना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विश्व पुस्तक मेले जैसे जो आप लोगों ने 8-10 दिन का ये कार्यक्रम किया, इसमें युवा किताबों की ओर लौटते हुए देखना बहुत आश्वस्तिकारक है। सर इस पे घंटों चर्चा हो सकती है, इनके धैर्य की परीक्षा हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत विजय जी ने बहुत ही सटीकता से इस महत्वपूर्ण विषय को छुआ और उन्होंने एक जो मैसेज दिया वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति से समूह तक इस दिशा में अगर हम चलते हैं तो कई अच्छी बातें सामूहिक रूप से हम कर पाएंगे। व्यक्तिगत करेंगे तो फेल और सक्सेस, तो फेल का भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सामूहिकता से करेंगे तो वो सक्सेस बहुत आगे बढ़ते जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके इसी अंतिम मैसेज के साथ मैं इस चर्चा को विराम देना चाहता हूँ समय की सीमा के कारण। और मेरे हृदय से अनंत विजय जी जैसे व्यक्ति को, जो वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है, लेखक है, विचारक है, उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पे हम सभी के लिए दिया, इसलिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं ये सत्र समाप्ति की ओर जा रहा है, सत्र समाप्त हो रहा है, ये घोषणा करता हूँ। कुछ एक बस मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि एनबीटी के चेयरमैन आज आप हमारे साथ बैठे। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका, भारत लिटरेचर फेस्टिवल का और दीपाली जी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं भावुक हो रहा हूँ मिलिंद जी के साथ बात करके, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए।